करूंगी। प्लेन सीमेंट कंक्रीट टीन सीमेंट सैंड और एग्रीगेट से बनता है। उसमें पानी मिक्स किया जाता है। कोर्सर पार्टिकल्स तुम लोगों को कोर्स एग्रीगेट बताई था हमने 20 mm से ऊपर वाले, 20 mm तक फाइन एग्रीगेट, और जिसमें डर्ट और ऑर्गेनिक मैटर नहीं होना चाहिए और सी सैंड नहीं यूज कर सकते। सीमेंट तुम्हें पता ही, जिसको पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट बोलते हैं, वो यूज करते हैं, उसका सर्वे हम कर चुके हैं। पानी की क्वांटिटी है, उसके अंदर कोई एसिड एल्कली नहीं होना चाहिए और ना ही कोई कचरा होना चाहिए। परसेंटेज अगर हम पे आते हैं तो 8% एयर है और 7 से 15% सीमेंट है और 14 से 21% वाटर है और 60 से 75% वो एग्रीगेट है। प्रोपोर्शनिंग वही 1:2:4 और 1:3 मिक्स का प्रपोर्शन यूज होता है। मिक्सिंग एक हैंड मिक्सिंग होती है, जो तुमने देखा मेसन करता है पावडर लेके, इसको हैंड मिक्सिंग बोलते हैं। और इसको मशीन मिक्सिंग बोलते हैं, जो ड्रम जैसी मशीन होती है। इसके अंदर सारा मसाला, पहले सूखा मसाला 4 टर्न तक घुमाते हैं, उसके बाद फिर इसमें पानी डाल देते हैं और पूरा मसाला बनके तैयार हो जाता है। हैंड मिक्सिंग में क्या करते हैं, पहले सूखे मसाले को मिक्स करते हैं, फिर उसके बाद उसमें पानी डाल के उसको मिक्स करना स्टार्ट करते हैं। ये आरएमसी प्लांट है, इसके अंदर रेडी मिक्स कंक्रीट बनता है और डिफरेंट ये तुम्हारी वो है स्टोरेज कंटेनर्स हैं, इनके अंदर अलग अलग चीजें स्टोर की जाती है। एक में रोड़ी, एक में बदरपुर, एक में सीमेंट। क्वीन प्रेजेंट नहीं होगी मैम आपकी शायद। अच्छा एक सेकंड, सॉरी सॉरी यस, मैं एक बार फटाफट फ्लिप कर रही हूँ कुशल, बिकॉज आई थिंक मनीष था लास्ट क्लास में। मनीष आप थे लास्ट क्लास में, थे मनीष आप? चलो एनी हाउ, यस ये मैम। सबके लिए रिवाइंड हो रहा है, ठीक है? मैम एक बात पूछनी मैम। हाँ बोलो। मैम वाटर रेशियो एक बार फिर से बता देना मैम। यस मैम, मैं भी वही कह रहा था, एक बार वाटर रेशियो में क्या प्रॉब्लम क्या आ रही है तुम्हें? प्रॉब्लम क्या है उसमें, मेरे को थोड़ा सा बताओगे कि क्या दिक्कत भूल क्या गया आ रही है? मैम, वो क्या था मैम? देखो अभी बताती हूँ। मैम उसमें वो स्टैंडर्ड 34 लेते थे ना वैसे। अरे देखो ये है वो, अगर तुम्हारा 1:3:6 का मिक्स, उसमें 34 लीटर वाटर डालना है, से ज्यादा नहीं डालना है। 1:2:4 है तो उसमें 30 लीटर है, और अगर 1:1.5:3 है तो 27 लीटर है। और अगर 25 लीटर पानी डालना है 1:1:2 के मिक्स में, बस यही है और कुछ नहीं। अब लेइंग ऑफ सीमेंट, प्लेन सीमेंट कंक्रीट पे अगर हम आए तो एक फॉर्म बेस, मतलब फॉर्म ट्रेंच खोदने के बाद उसको फॉर्मली ले किया जाता है, उसके आसपास फॉर्म वर्क लगाते हैं, उसका अच्छे से कॉम्पैक्शन करते हैं जैसे मिस्त्री करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर उसकी क्योरिंग करते हैं, उसमें पानी डालते हैं, 14 दिन तक उसको क्योर करते हैं, पानी से अच्छे तरीके से उसे भर देते हैं। और कुछ इस तरीके की कैनाल्स भी बनाई जाती है प्लेन सीमेंट कंक्रीट में। इसमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, पहली बात तो बिना फॉर्म वर्क के लगानी नहीं चाहिए। दूसरी बात, पानी मेजर क्वांटिटी में डालना चाहिए। कोई गंदगी वाला मटेरियल नहीं होना चाहिए जब आप लेइंग कर रहे हो। तो अगर वाटर टेबल हाई है तो पहले डी वाटर कर लो साइड को, उसके बाद फिर तुम जो है वो कंक्रीटिंग करो, पीसीसी की लेयर डालो। जो हैंड मिक्सिंग के टाइम पे बेयर लैंड के ऊपर सारे मसाले को मिक्स मत करो, क्योंकि वो खराब हो जाता है। एक बेस ले लो, उस पर करो। और लेवलिंग और कॉम्पैक्टिंग साथ साथ करनी चाहिए, आधे घंटे बाद नहीं होती है, कभी भी पहले ही कर लेनी चाहिए उसमें। और मसाले को 1.5 मीटर से ऊपर से पोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो जो है वो डेंसिटी की वजह से मसाला ऊपर नीचे हो जाता है, ढंग से उसकी मिक्सिंग नीचे लेइंग नहीं हो पाती है। पीसीसी को ले करने का सबसे बेसिक एडवांटेज ये होता है कि उससे एक फॉर्म बेस मिल जाता है और पूरे के पूरे तुम्हारी जो फाउंडेशन है उसको एक अच्छा वो मिल जाएगा, प्लेटफॉर्म मिल जाएगा रेजिस्ट करने के लिए विद ऑल द सॉइल एंड विदरिंग कंडीशंस। फिर हमने ये बताया था कि M5, M7.5, M10, M15, 20, 25, 30, 35, 40 ये मिक्स्ड होते हैं, इनके रेशियो के मिक्सेस होते हैं जो तुम्हारे IS कोड्स में अवेलेबल है। सॉरी, IS कोड में अवेलेबल है। और ये जो है वो क्लासिफिकेशन ग्रेड ऑफ कंक्रीट है, इसमें रेशियो भी मेंशन है और कितने न्यूटन मीटर स्क्वायर ये जो है वो लोड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इनका है। तो लीन कंक्रीट में 5 और 7.5 आते हैं, ऑर्डिनरी में 10 से लेके 20 तक आते हैं, और 25 से 55 तक स्टैंडर्ड होता है, और 60 to 80 हाई स्ट्रेंथ होता है। लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया, हम कर चुके थे लीन कंक्रीट से क्या क्या बनता है। एक बेस बनाने के लिए हम उसको यूज करते हैं, और डायरेक्ट कांटेक्ट विद द फाउंडेशन फ्रॉम द सॉइल, लीन कंक्रीट इसीलिए यूज होता है। ऑर्डिनरी ग्रेड ऑफ कंक्रीट टेबलिंग कोर्सेज और बेडिंग फॉर फुटिंग और कंक्रीट रोड्स बनाने के लिए यूज होता है। ऑर्डिनरी सीमेंट का भी वही, ऑर्डिनरी ग्रेड ऑफ कंक्रीट का भी वही, M15 का भी वही है, और M20 का भी वही है। M20 में एक चीज ऐड हो गई है, दैट इज स्लैब बीम एंड कॉलम की फुटिंग सारी।
इसमें ये ऐड हो गया। उसके बाद जो स्टैंडर्ड ग्रेड ऑफ कंक्रीट है तुम्हारा, उसके अंदर भी स्लैब बीम्स और कॉलम और फुटिंग्स होते हैं, जहाँ पे हम थोड़ा मल्टी स्टोरी पे जाना स्टार्ट हो जाते हैं, वहाँ पे ये वाला जो है वो ग्रेड लगता है। बाकी के M30 से लेके M80 तक के जितने भी ग्रेड्स हैं, वो डिजाइन मिक्स डिजाइन जो होते हैं वो सारे IS कोड के हिसाब से होते हैं, जिसमें मेंशन्ड है 10262 209। ये सारे उस हिसाब से बनाए जाते हैं। और इनके जो यूजेस है ना, बेसिकली बड़ी साइट्स पे किए जाते हैं, जहाँ पे हमें हाई स्ट्रेंथ की जरूरत होती है। जैसे मान लो 7 या 8 स्टोरी हाई बिल्डिंग है, तो उस केस में हम ये M35 और M30 वाले ग्रेड्स यूज करते हैं। M40 में RCC आ जाता है, उसके अंदर बेसिकली तुम्हारी जो कास्ट इन सिटू प्री स्ट्रेस्ड और प्री फैब्रिकेटेड कंस्ट्रक्शन के लिए जो स्लैब्स और बीम कॉलम यूज होते हैं, उसमें M40 और 45 ग्रेड लगाए जाते हैं। वो काफी हाई, जैसे मेट्रो बन रही है, फ्लाईओवर बन रहे हैं, इनके नीचे जो तुमने देखा होगा बड़े बड़े पिलर्स लगे हुए हैं, और जो तुम्हारे नीचे बीम्स रन कर रही हैं, इनके नीचे पूरे चैनल लगे हुए हैं, उनमें ये जो होता है वो ये वाला कंक्रीट मिक्स चलता है। ये हमने डिस्कस कर लिया था। स्टैंडर्ड में M55 तक स्टैंडर्ड आता है। फिर उसके बाद तुम्हारा हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट में बेसिकली वो आता है, जैसे तुमने बड़े बड़े ब्रिजेस बनाने हैं, बहुत जैसे वो बनाने हैं तुमने, जिसको बोलते हैं अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन वगैरह में भी अगर हमने जाना है तो हम हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट ग्रेड यूज करते हैं, क्योंकि उसमें वाटर का प्रेशर भी होता है। बाकी सीमेंट तो ऑफकोर्स उसमें वाटर, जो फास्ट सेटिंग सीमेंट होता है वही यूज करेंगे, उसमें एड मिक्सचर्स वगैरह डाल के, ताकि वो फटाफट से सेट हो जाए। नहीं तो पानी के अंदर कंस्ट्रक्शन करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। ये स्पिलवेज ऑफ डैम्स, कोस्टल कंस्ट्रक्शन ऑफ द पैसेज फॉर सरप्लस वाटर फ्रॉम डैम, उसके लिए हम ये M60 से 80 तक के ग्रेड यूज होते हैं। और ऐसी जगह पे यूज होता है बेसिकली ये वाला ग्रेड, जहाँ पे तुम्हें बहुत हाई स्ट्रेंथ की जरूरत होती है। सपोज जैसे जो तुम्हारे एक्सप्रेस वेज वगैरह हैं, जो जिनमें फ्लाईओवर्स कनेक्टेड हैं, तो वहाँ पे भी, क्योंकि वहाँ बड़ी बड़ी लॉरीज और ट्रक्स और ये सब चीजें रन करती हैं, तो उस केस में हमें हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट ग्रेड ही यूज करना चाहिए। बिकॉज अनलेस एंड अनटिल अगर उसमें स्ट्रेंथ नहीं होगी, तो ना तो उसकी लॉन्ग लाइफ होगी, और ना ही उस पर बड़े बड़े जो तुम्हारे व्हीकल्स हैं वो रन कर पाएंगे। ठीक है, ये था पिछली क्लास का अब तक का छोटा सा समरी, बहुत ही क्रक्स। अब हम आएंगे रीइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट पे। देखो, रीइंफोर्स कंक्रीट सीमेंट में और PCC में एक फर्क होता है कि उसमें रीइंफोर्समेंट एडेड होती है, जो तुम्हें इस फोटो में भी दिख रहा होगा, बार्स एडेड है इसके अंदर। बेसिकली जस्ट गिव इट अ गो, एक बार ये स्लाइड पढ़ो सब के सब, टेक 2 minutes एंड रीड द स्लाइड। इज माय स्क्रीन विजिबल टू ऑल? मैम आप एक बार जूम कर दीजिए प्लीज। कर दिया। थैंक यू मैम। बस और जूम करो, अब तो दिख रहा होगा। थोड़ी सी कड़वी हुई है, फिर उसको बगल ले जाएगी, फिर वो दूध आधा चम्मच तेल डाल और गिलास में दे देगी। हेलो, पढ़ ली सबने ये स्लाइड? इसमें अभी तो कुछ प्रॉब्लम दिख रही है किसी को? देखो, सिविल इंजीनियरिंग फील्ड में बेसिकली कंक्रीट एक ऐसा मटेरियल है that is made of cement, sand, mortar and admixtures basically, and it has different grade based on the strength. As we all know that the concrete can resist compression very well, but it is weak in resisting tension. Hence, the reinforcements are introduced in the concrete wherever high tensile stress is expected. So, when steel provided in cement concrete, it becomes reinforced cement concrete. The most popular reinforcement in steel is due to the fact that high tensile and the bond strength compared to others, and also provide a strong with the concrete. Steel has
हाई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, एज यू ऑल नो, ये हम आगे पढ़ोगे तुम जब तुम वो पढ़ोगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, तो ये आएगा तुम्हारे पास. So it can resist much more high tensile force for some amount of extension compared to the concrete. यहाँ तक क्लियर है? इसमें क्या प्रॉब्लम है किसी को कुछ? स्टील इसलिए भी यूज होता है क्योंकि उसका मतलब थर्मल कोफिशिएंट कम होता है. नहीं, थर्मल कोफिशिएंट का अभी इससे कोई इतना मेजर रिलेशन नहीं है. अच्छा, थर्मल कोफिशिएंट का कोई इसका भी इतना मेजर रिलेशन नहीं है. वो वैसे भी जब तुम एसओएम पढ़ोगे ना, दैट इज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, देन यू विल लेट यू नो कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी निकालते हैं. शायद पता नहीं किसने अगर साइंस में भी पढ़ा हो तो, मुझे याद नहीं है, मेरे को तो 12वीं का याद नहीं है. अभी पढ़ा तो होगा कहीं ना कहीं, बट आई एम नॉट, मैंने उसमें पढ़ा है, बैचलर्स में पढ़ा है, मुझे इतना याद है. तुम पढ़ोगे जब आगे इशिता मैम तुम्हें पढ़ाएगी. तो ये इसका पूरा वो है, डायग्राम है जिसमें लोड के बारे में बात करें कि कंप्रेशन और टेंशन कैसे कैसे स्लैब के ऊपर पड़ती है. तो आई गेस ये सबको क्लियर है ये स्केच. गाइस, आर यू विद मी? मैं आप लोगों को देख नहीं सकती. Yes, ma'am. यस मैम. नाउ टाइप्स ऑफ रीइंफोर्समेंट यूज्ड इन कंक्रीट. स्टील रीइंफोर्समेंट जो है ना मार्केट में काफी इसमें अवेलेबल होती हैं वैरायटी में, जिसमें से एक होती है रोल्ड स्टील सेक्शंस एंड एक लाइट गेज स्टील सेक्शंस. ये मेजर स्टील फॉर्म्स हैं जनरली यूज्ड इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन. तुमने देखा होगा अलग अलग टाइप की स्टील बार्स होती हैं. एक तो बिल्कुल प्लेन होती हैं, एक में लाइनें बनी होती हैं, गोल गोल लाइनें होती हैं, एक में थोड़ी स्पाइरल वाली लाइनें बनी होती हैं. डिपेंडिंग अपॉन द टाइपोलॉजी उसके अंदर वो वेरिएशन दिखाया जाता है. जैसे तुमने देखा होगा कि अभी तुम कंस्ट्रक्शन में शायद पढ़ोगे भी कि कॉर्नर्स पे ना तुम्हारे छोटे छोटे बार्स लगे होते हैं 6 mm वाले, जो तुम स्टिरअप्स को वो करने के लिए यूज करते हो, पूरे कॉलम के बार को इकट्ठा करने के लिए यूज करते हो. फिर तुम्हारे 6 mm के बार्स लगे होते हैं हर सेंटर टू सेंटर पे, 25 mm के बार लगे होते हैं. इस तरीके से बार्स लगाए जाते हैं. एम आई क्लियर? अभी तुम लोगों ने कंस्ट्रक्शन में लगाए हैं, स्ट्रक्चर लगाए हैं अभी तक कंस्ट्रक्शन में? फाउंडेशन की क्या चल रहा है अभी कंस्ट्रक्शन में? गाइस, आई एम टॉकिंग टू यू. मैम अभी कॉलम्स हमें कॉलम्स पढ़ाए थे और उसमें रिइंफोर्समेंट करी है हमने. रीइंफोर्समेंट करी है? किसी के पास अभी कोई हाँ. स्केच बना पड़ा है? एक बार दिखाओ जरा, प्रेजेंट करो. मैम अभी तो नहीं है, वो तो शीट पर बनाया था हमने. फोटो भी नहीं है उसकी? हाँ, मैं आपकी किसी के पास आवाज फोटो क्लियर नहीं नहीं है? थी अभी तो. मैं कह रही हूँ किसी के पास फोटो नहीं है? हेलो, किसी के पास फोटो नहीं है? चलो एक काम करते हैं, अभी हम थोड़ा इसके बारे में पढ़ते हैं, देन आई विल शो यू स्मॉल वीडियो, और अभी दिखा दूं वीडियो. व्हाट डू यू से? मैम अभी दिखा अगर दो. अभी देखना है तो अभी भी देख सकते हैं हम वीडियो. अभी दिखा दो मैम. ठीक है, एक सेकंड वेट. इसमें अभी दिखा दो, बेटर रहेगा. इसमें मैं सिर्फ बेसिक ही बताऊंगी तुम्हें, कॉलम रीइंफोर्समेंट कैसे होती है. इससे ज्यादा डिटेल मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि इसमें काफी सारी डिटेल्स हैं जो सिविल इंजीनियर पॉइंट ऑफ व्यू से बताई गई हैं, सारी तो नहीं. एक सेकंड, लेट मी प्रेजेंट माय स्क्रीन. देखो इसके अंदर जो इसने मेंशन किया हुआ है, मैम वीडियो में वॉइस है नहीं है, मतलब आती नहीं है यहाँ पे गूगल मीट पे. सुनाई नहीं दे रही? नो मैम, आवाज नहीं आ रही मैम. अब आ रही है? अब आ रही है? अब आ रही है? अभी भी नहीं आ रही. मैम आपने हाँ? शायद वीडियो की आवाज ही म्यूट करी है. नहीं आ रही. पूरी है यार, खुली हुई है, पूरी है. कोई सेटिंग वेटिंग होगी मैम शायद से, कि साउंड शेयर करनी है या नहीं करनी है. वेट, ऐसा कुछ ऑप्शन होता है? मीटिंग पे तो होता है मैम. नहीं, बट इसमें तो मेरे को कुछ दिख नहीं कुशल रहा है. बताएगा मैम. सेटिंग्स पे जाओ.
एक काम करती हूँ, जस्ट वेट, मैं अपना ना हैंड फ्री उतारती हूँ फिर प्रेजेंट करती हूँ आप लोग को। ओके मैम, ओके। शायद तब सुनाई पड़ जाए तुम लोगों को। नहीं मैम, वो ना आपकी जो स्क्रीन शेयर हो रही है ना, उसमें से ही वॉइस आएगी और बढ़िया वॉइस आती तो वैसे वॉइस आ जाती है। कुछ सेटिंग वेटिंग होनी चाहिए। मैम जब आप शेयर करोगे ना तभी ऑप्शन आता है अलाउ वीडियो करके, ऑडियो करके। एक सेकंड, एक बार दोबारा करके देख लेते हैं। नहीं मैम, आप फिर से शेयर करो जो क्रोम का टैब है, एंड उसी में आता है एक स्मॉल सा बॉक्स ऑडियो का। बट ये तो इसमें, अच्छा ठीक है। 1, 2, 3, 4. You can see the 4 bars, but in the section view, we can know about how many numbers of bars are provided. So, in section A, you can see here that this is length, this is the cross-section detail of the column. So, the dimension, and they hold the main bars in position. So, these are the from here center to center. You can see this spacing of the little ties is more between the two little ties, while in this case they are more closely spaced. In this case they are more closely spaced because at the end and the start of the column there is no such, there is high shear. इसमें पूरा ये कॉलम की ना फंक्शनिंग बता रहा है। गाइस, आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ जी मैम, दोनों की आवाज, वीडियो की भी और आपकी भी। बेसिकली इसके अंदर जो था वो बहुत टेक्निकली बता रहा है। कुछ भी आप वीडियो बनाकर में 4 बार 25 mm के हैं और रिमेनिंग 8 बार 20 mm के हैं। तो आइए इस चीज को हम साइड पे देखते हैं। 1, 2, 3 एंड 4, ये 4 बार हमारे पास 25 mm के हैं। बाकी आप 8 बार देख रहे होंगे, 3 बार इस तरफ है कॉलम में, 3 बार इस साइड है, एंड अपोजिट साइड में 2 बार है। टोटल हमारे पास 8 बार है 20 mm के। अब इसके हम शियर रेनफोर्समेंट को समझते हैं। शियर रेनफोर्समेंट का मतलब हो गया रिंग। तो आपने जैसा देखा है कि शियर रेनफोर्समेंट जो मैंने बताया आपको कि उसमें डबल रिंग है, साथ में एक लिंक प्रोवाइड किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि ये एक बड़ा रिंग है जो आउटर ऑफ द कॉलम में जा रहा है, आउटर पार्ट ऑफ द कॉलम में जा रहा है, ये रिंग है। और साथ में एक सेकेंड रिंग जो हमारा आ रहा है वो इंटरनल सेकेंड वाले बार दोनों साइड के बीच से गुजर रहा है। तो ये हमारा प्रोविजन है। साथ में हम लिंक प्रोवाइड कर रहे हैं सेंटर ऑफ द। ये समझ में आया है सबको? गाइस, कैन यू हियर मी? Yes, ma'am. सो कॉलम की जो बेसिक रीइंफोर्समेंट होती है उसमें यही जो इसने 4 कंपोनेंट्स बताए हैं कि मेन बार्स आपके 25 mm के होते हैं, बीच वाले आपके 16, 18, 20 इस तरीके से होते हैं, और जो सेंटर में आपके रिंग लगे हुए हैं इनका एक डिस्टेंस होता है 100 mm के हिसाब से सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस पे। ठीक है, अब हम आगे चल सकते हैं अपनी स्लाइड पे। Yes, ma'am. So, steel bars have come in many shapes and grades of strength. These steel bars are some specified tensile strength used to reinforce concrete to develop a good bond with concrete, and also fabrication of grills, grates, etc. अब सबसे पहले जो तुम्हारी बार्स आती हैं उनकी वैरायटी हम बता देंगे। एक तो होता है हॉट रोल्ड स्टील बार होती है, कोल्ड ट्विस्टेड डिफॉर्म बार होती है, TMT बार होती है, और वेल्डेड फैब्रिक्स बार होती है। ये इनके मेजर टाइप्स हैं जो रीइंफोर्समेंट के टाइप्स हैं बेसिकली। जो आपकी हॉट रोल्ड स्टील बार होती है बेसिकली, ये इसको हम MS बार भी बोलते हैं, दैट इज माइल्ड स्टील बार। ये ट्रेडिशनली बनी है हॉट रोलिंग से। जब आपने शायद आयरन ओर्स की एक्सट्रैक्शन वगैरह पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि आयरन का जो कंपोनेंट है इसके अंदर हम क्या ऐड करते हैं माइल्ड स्टील के अंदर कि वो स्टेनलेस स्टील बन जाता है। ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। बताओ, जल्दी बताओ, ये तो सबने पहले डिस्कस कर रखा है हमने। माइल्ड स्टील में क्या ऐड करते हैं जिसकी वजह से वो स्टेनलेस स्टील में कन्वर्ट हो जाता है?
एक बार अपने कैमरास ऑन करो सब जरा. Guys, switch on your cameras if you can hear me. श्रेया, राशि, आर्यन, कुशल, आयुष बंसल. मुझे नहीं पता. Guys, is there any problem to switching on their cameras? क्या प्रॉब्लम क्या है? अभी कर रहे Am I हैं, teaching? 2 मिनट में। Am I teaching to a bare wall? अगर मैं भी ना दिखाई दूं, मैं सिर्फ बोलती रहूं तो तुम लेक्चर की तरह सुन लोगे मुझे, फिर तो मेरे को क्लास में रहने की जरूरत क्या है ना. मैं सारा का सारा तुम्हें ना एक काम करती हूँ, रिकॉर्ड करके भेज देती हूँ, अपने आप बार बार उसको सुन लेना. फिर यही करना चाहिए मुझे भी. नहीं, नेक्स्ट टाइम से अगर मेरी रिक्वायरमेंट नहीं है तो मैं रिकॉर्ड करके भेज दूंगी पूरा सेशन. रिकॉर्डिंग का ऑप्शन तो है ही गूगल मीट पे. उसके अंदर हाँ कार्बन ऐड किया जाता है जब स्टेनलेस स्टील बनाना होता है हम लोगों को. तो इसमें जो आपकी एमएस की जो हॉट रोल्ड बार्स होती हैं, बेसिकली गोल होती हैं, बहुत ही स्मूथ सरफेस होती है इनकी. एंड इसके अंदर 2 ग्रेड आते हैं, ग्रेड 1 और ग्रेड 2. तो ग्रेड 1 जो होता है वो ज्यादा हायर होता है, बट लेकिन इनके साथ प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये होती है कि बार्स जो एमएस की बार्स होती हैं वो कोरोजन से बहुत ज्यादा जल्दी इफेक्ट हो जाती हैं, कोरोसिव हो जाती हैं बहुत जल्दी. The hot rolled mild steel ribbed bars is a second type which consists of ribs on them. Ribs का मतलब होता है गोल गोल जो उसमें स्पाइरल बना होता है उसको रिब्स बोलते हैं. रिब्स आपको हेल्प करते हैं बॉन्ड स्ट्रेंथ के लिए, जिसको हम हाई HSYSD हाई यील्डिंग स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार्स भी बोलते हैं. HYSD का फुल फॉर्म है. सो इसमें बेसिकली आरसीसी वर्क में हम लोग लाइकली टू बी कंफ्यूज्ड विद दिस, जो हॉट रोल्ड आपके रिब्ड बार्स होती हैं, बट आरसीसी वर्क्स के लिए दैट आर बीइंग नॉट रिकमेंडेड. आपकी जो हॉट रोल्ड स्टील बार्स होती हैं वो जिस तरीके की दिखाई देती है, इसमें ना माइक्रो अलॉइंग की जाती है विच इज ऑफ हाई स्ट्रेंथ. अलॉइंग तो पता ही है सबको, मेटल अलॉयज तो पड़े ही हैं सबने. The fourth type is HYSD bars, high yielding strength deformed bars. They are not hot rolled high yielding strength deformed bars. These are bars now replaced by TMT bars. ये HYSD bars अब कम यूज होते हैं, इनको हमने TMT bars के साथ जो है वो रिप्लेस कर दिया है. उसके बाद जो तुम्हारी बार्स होती है वो कोल्ड ट्विस्टेड डिफॉर्म्ड बार्स होती हैं, जिनको हम टॉस स्टील्स की बार्स भी कहते हैं. बेसिकली कोल्ड ट्विस्टेड डिफॉर्म्ड बार्स और टॉस स्टील बार्स बहुत ज्यादा हाई स्ट्रेंथ होती है इनकी, एंड ये यूज्ड इंडिया में सबसे ज्यादा यही यूज होती है. ये बार्स पहले फर्स्ट हॉट रोल्ड इन द मिल एंड फॉर्म्ड हाई ग्रेड वाइड स्टील विद 3 more पैरेलल स्ट्रेट रिब्स ऑन इट. इसमें क्या होता है कि पहले ये रोल की जाती है मिल में और फिर उसके बाद इस पे हाई ग्रेड का माइल्ड स्टील यूज होता है इसमें. एंड इसमें ना 3 से ज्यादा पैरेलल स्ट्रेट रिब्स होती हैं, सीधी होती हैं इसमें. एंड द प्रोजेक्शन ऑफ स्टील आर स्ट्रेट लाइन. दिस स्टील इज एन इजीली आइडेंटिफाइड इन द फील्ड. ये वाला स्टील आराम से देखा जा सकता है. ऑल्सो दे विल फॉर्म अ हेलिकल अराउंड बार्स ऑन कोल्ड ट्विस्टिंग. कुछ जो टॉर्च बार्स है उसके अंदर एक हेलिकल वो भी बनता है, तुमने देखा होगा. हेलिकल पता है सबको, 2 तरफ से जो मुड़ता है, हेलिकल स्ट्रक्चर सबने साइंस में पढ़ा है. These bars are more susceptible to corrosion quicker than other bars, which are not recommended for many advanced countries. काफी जगहों पे नहीं भी हम टॉर्च स्टील यूज करवाते क्योंकि कोरोजन को जल्दी ससेप्टेबल होता है. ये वाला होता है, इसमें हेलिकल स्ट्रक्चर बना होता है. इमेज में दिख रहा है सबको? कोल्ड ट्विस्टेड डिफॉर्म्ड बार्स, दैट इज टॉर्च स्टील. Yes, ma'am. The type.
नाउ नेक्स्ट इज TMT बार। ये TMT का सरिया आपने बहुत कॉमनली सुना होगा, इसकी ऐड भी आती है टीवी में। TMT बार यहाँ यूज करते हैं, वहाँ यूज करते हैं, इसको एडवर्टाइज करती हैं कंपनीज। बेसिकली TMT स्टैंड्स फॉर थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड रिइंफोर्स्ड बार, और ये मैन्युफैक्चरिंग इसकी ऐसे है कि सडन क्विंचिंग ऑफ रेड और स्टील बार बाय स्प्रे ऑफ वाटर कैन प्रोड्यूस स्टील बार्स विद हाई स्ट्रेंथ ऑफ सरफेस विद अ कोर ऑफ माइल्ड स्टील, and at the end of the bar structure with tempered mart tensite on a periphery and fine grade ferrite perlite structure at the center. So TMT are also manufactured with ribs and to increase the bond between the strength of the bars. TMT का सरिया जो होता है ना वो अलग से दिखाई देता है क्योंकि इसके अंदर काफी सारी जो है वो टेक्सचर्स आपको शो होंगे। अगर आगे पिक्चर है तो आई विल लेट यू नो कि TMT इस तरीके का दिखता है। इसमें बड़े सारे टेक्सचर इकट्ठे चल रहे होते हैं। ये लंबी वाली लाइन भी चल रही होती है इसमें, अगर किसी ने ध्यान से देखा तो बड़ी कंस्ट्रक्शन साइट्स पे ये वाली लाइन और ये वाली लाइन इसमें बड़ी कॉमन होती है। TMT दिख रहा है, अब ये फोटो दिख रही है सबको। TMT resistant steel are also available in market. The corrosion resistant property of TMT bar is achieved by the addition of corrosion resistance. Basically इसमें कॉपर, फास्फोरस और क्रोमियम मिलाया जाता है ताकि कोरोजन को थोड़ा सा जो है वो डिले कर सके या फिर कोरोजन इसमें कम हो कंपेयर टू टॉ स्टील जो हमने ऊपर डिस्कस किया था। एंड हाईली रिकमेंडेड फॉर रीइंफोर्स्ड कंक्रीट वर्क्स। दीज बार्स आर मैन्युफैक्चर्ड विद द ग्रेड ऑफ Fe415 Fe किसका वो है, शॉर्ट फॉर्म है, जल्दी बताओ। Iron. Yes. Iron. And 550 and 600. So TMT बार्स कुछ इस तरीके की दिखती हैं। ऑफनली ये साइट पे आप देखोगे TMT बार्स आजकल बड़ी कंस्ट्रक्शन साइट्स पे यूज हो रही हैं। नेक्स्ट इज योर वेल्डेड मैम वायर फैब्रिक्स। ऊपर टेम्पर्ड मार्टिन साइड लिखा था, इसका मतलब क्या है? यहाँ पे TMT में थोड़ी और ऊपर at the end bar structure with tempered martensite on the periphery and a fine grained ferrite perlite. पेरिफेरी मतलब आउटर की लेयर, उसकी जो बिल्कुल बाहर वाली जो लेयर है उस पे जो है वो नहीं tempered martensite क्या है? क्या ये लिखा है tempered martensite on the periphery. हाँ, तो टेम्परिंग की जाती है। टेम्परिंग का मतलब समझते हो, ठोक पीट के उसको ठीक करना। अच्छा, दैट इज टेम्परिंग। और मार्टेनसाइट क्या है? मुझे सुनाई नहीं दिया। नहीं मैं बोल रहा मार्टेनसाइट का मतलब क्या होता है? मार्टेनसाइट का मतलब होता है साइड पे नीचे जाके उनको राउंड, जैसे इसमें तुमने देखा होगा इसके अंदर मल्टीपल स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं तुम्हें। ये वाली, ये जो कोने पे आई मार्टेनसाइट आई है सारी, ये वाली लंबी जो जाती है, ये वाली लॉन्गिट्यूड। हाँ। ठीक है। Now coming to the welded wire fabrics, basically ये वाली जो meshed bars होती है ना, ये वाली तुम्हें मिलेंगी, काफी जगहों पे यूज होती हैं ये। इनको भी फैब्रिक्स मतलब इनको ना क्या करते हैं, वो पूरा रोल आता है दीवार में या ऐसी जगह पे फेंसिंग में, पार्टीशन वॉल्स में, इनको ले करके इसके ऊपर RCC स्लैब कंस्ट्रक्ट कर देते हैं। बेसिकली ये भी लोड बेयर करती है और ये दीवार का जो है वो लोड ले लेती हैं, ये वाली स्टील बार्स भी। जैसे तुमने देखा होगा बेसमेंट वगैरह में ना ग्रेनाइटिंग होती है। ग्रेनाइटिंग इज अ प्रोसेस इन व्हिच कंक्रीट इज बीइंग पोर्ड बाय अ गन टू द वायर मेश। होता क्या है, बेसमेंट के जो स्टिल्ट आपकी बनती है, स्टिल्ट में क्या करते हैं वो 4-4.5 इंच की दीवार बनानी होती है, तो पड़ोसी की दीवार से हटा के बनाते हैं स्टिल्ट, अगर हमारी अदर्स प्रॉपर्टी है तो। उसमें ये वाला जो पूरा वायर लगा के उसके ऊपर कंक्रीट को ना गन से पोर करते हैं और उसका फॉर्म वर्क लगा देते हैं। तो फॉर्म वर्क लगा देते हैं, जब उसको गन से पोर करते हैं उसको ग्रेनाइटिंग बोलते हैं, GANATING। जस्ट गूगल इट एंड सी। ओके, अभी कोर्स में नहीं है ग्रेनाइटिंग आपके, आप कहोगे तो वी विल एक्सप्लेन आफ्टर दिस टॉपिक इज बीइंग फिनिश्ड। उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं आरसीसी की? इट शुड हैव सफिशिएंट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, इट शुड हैव एडिक्वेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, हाई फायर एंड वेदर रेजिस्टेंस, इट शुड बी ड्यूरेबिलिटी मटेरियल है एंड इकोनॉमिकली टू एनी शेप, तो किसी भी शेप में आप मोल्ड कर सकते हो। इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट कम है, इकोनॉमिकल है बहुत ज्यादा एज कम्पेयर टू अनदर कंस्ट्रक्शन मटेरियल।
इसमें डिफ्लेक्शन के चांसेस बहुत कम है। इसमें आपको प्रीकास्ट स्ट्रक्चरल कंपनी लिए भी आप इसको यूज कर सकते हो और इसके लिए स्किल्ड लेबर की रिक्वायरमेंट जो है वो कम है। अगर तुमने एक बार ही पूरी सरिया का वो बनवा लिया, जाल और वो सब बनवा लिया, तो फिर उसमें उसको सेट करने में लेबर की स्किल होना जरूरी नहीं है, क्योंकि वो साइज पे तो उसको कर लेंगे, सेट कर लेंगे साइड पे। अब एप्लीकेशन ऑफ आरसीसी पे अगर हम आते हैं तो काफी जगह पे आरसीसी यूज होता है एंड ऐसा रेयर ही कोई स्ट्रक्चर इंडिया में जिसपे आरसीसी नहीं एप्लीकेबल है। तो बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ द बिल्डिंग, ऑल लोड बेयरिंग कंपोनेंट्स इन बिल्डिंग आर मेड अप ऑफ आरसीसी। जहाँ पे लोड आएगा वहाँ पे आरसीसी लगेगा ही लगेगा। फॉर एग्जाम्पल फुटिंग, कॉम, बीम्स, छज्जा, रूफ स्लैब्स एंड स्टेयर्स, ये सारी जो आपकी लोड बेयरिंग जो है वो कंपोनेंट्स हैं बिल्डिंग के, इन सब में आरसीसी लगता है। ओके, RCC is also used for the construction of storage structures like water tank, dam, bin, silos and bunkers. ये सब बनाने के लिए भी RCC यूज किया जाता है। अगर अंडर वाटर स्ट्रक्चर भी बनाना हो तो भी हमें ये यूज करना पड़ता है। डॉक्स बनाने हो, हार्बर्स बनाने हो, ब्रिजेस बनाने हो, रिटेनिंग वॉल बनानी हो, इन सब के लिए हमें रिइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट की जरूरत है। RCC is also used for प्रीकास्ट एलिमेंट कास्टिंग, रेलवे स्लीपर्स, इलेक्ट्रिक पोल्स। ये प्रीकास्ट में भी यूज होता है आरसीसी, कि उसके अंदर आपकी बार्स होती हैं और फिर आपका मसाला पुर कर दिया जाता है और उसे अंदर सर्टेन प्रेशर रख के उसको हम कास्ट कर देते हैं इन अ पर्टिकुलर मोल्ड। इट इज यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्टिंग टॉल स्ट्रक्चर्स लाइक मल्टी स्टोरी, चिमनी टावर्स। आरसीसी इज आल्सो यूज्ड फॉर पेविंग ऑफ रोड्स एंड एयरपोर्ट्स। बहुत कॉमन यूज नहीं है, तो बहुत मेजर यूज है। अब तुम इस स्लाइड में देख पा रहे हो, जो अभी वो समझा रहे थे हमें कि रेक्टेंगुलर कॉलम में ना ये आपके रिंग होता है और ये आपके स्टिरअप्स होते हैं। ये वाले, ये आपकी मेन बार्स होती हैं और ये वाली जो आपकी होती है डिस्ट्रीब्यूशन बार होती है। तो इसमें क्या होता है कि ये वाली जो उसने बताया था ना 25 mm की, तो ये स्टैंडर्ड साइज है, ये 25 mm की ही आती है। और जो आपकी ये वाली है वो 16-18 तक आती है, ये वाली, ठीक है। और जो तुम्हारे स्टिरअप्स हैं वो 6 से 8 mm के बीच बीच में आते हैं, जो दोनों बार्स को अपनी जगह से हिलने नहीं देते। अगर ये ना लगाएं हम स्टिरअप्स तो ये बार ऊपर नीचे हो जाएंगी। इनको फिक्स करने के लिए हमें स्टिरअप्स की रिक्वायरमेंट होती है रेक्टेंगुलर विंग में। सेम आपका जब ये स्पाइरल कॉलम है, जैसे आप यहाँ देख पा रहे हो, इसके अंदर भी सिमिलर रिक्वायरमेंट होती है जो आपकी इसमें रेक्टेंगुलर कॉलम में यूज होती है। बस इसकी शेप के हिसाब से इसकी जो अलाइनमेंट है वो चेंज हो जाती है। जैसे कि अब ये जो है वो राउंड है और वो जो है वो स्क्वायर कॉलम है, ठीक है। नेक्स्ट आपका ये रीइंफोर्समेंट है। एक बार इसमें देखो, एक बार ये पिक्चर को देखो, अगर कुछ नहीं समझ में आता तो फिर मैं वापस उस वीडियो पे जाऊंगी, क्योंकि उस वीडियो में ये वाला पोर्शन उसने एक्सप्लेन किया था जो इसमें बना हुआ है। एक बार ही प्लीज इसको चेक करो सब लोग। मैम जो ये नीचे लेफ्ट साइड में रिइंफोर्समेंट दिखाई है वो थोड़ा समझ नहीं आ रहा। कहाँ पे? लेफ्ट साइड में ये वाली येलो वाली? यस मैम। बेसिकली ये ना कॉलम और बीम का जो कॉर्नर होता है ना वो है, समझ में आया? जहाँ पे मेरा बीम अटैच होगा ना कॉलम के साथ में, तो वहां ऐसे बार्स जो होती हैं वो आके मुड़ जाती हैं। ये मेरा बीम है, ये वाला, ये वर्टिकल बीम है मेरा, ये वाला इस वाली पिक्चर में। और ये वाला तुम्हें याद होगा, ये छज्जा जो हम अभी एक्सप्लेन कर रहे थे, ये छज्जा है, नीचे से टेपर्ड होता है और ऊपर से प्लेन होता है, इसके ऊपर तुम्हारी बालकनी आती है। ये वो वाला बीम है। एक मिनट चार्ज पे लगा दूं लैपटॉप। अभी तक ये समझ में आया जो मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ? अच्छा मैम, एक बार मेन बार्स और डिस्ट्रीब्यूशन बार्स में डिफरेंस बता दो। हाँ, देखो जो आपकी ये वाली 25 mm वाली बार होती है वो सारी मेन बार होती है, ये मोटी मोटी, ये वाली ये जो जा रही है ना लाल रंग की दिख रही है जो, ये वाली अंदर वाली, ये सारी मेन बार होती हैं। और जो आपकी ये कॉर्नर पे जो है ना, ये सारी डिस्ट्रीब्यूशन होती हैं। तो जो मेन बार होती है वो 25 mm की होती है और डिस्ट्रीब्यूशन बार जो होती है वो वही आपकी 16, 18, 20 तक होती है। बट अभी थोड़ा सा स्टैंडर्ड चेंज हो गए हैं, अब शायद 18 ही आ रही है, 20-22 आ नहीं रही है। पहले ये 16-18 करके आती थी जब हम लोग अपने स्ट्रक्चर की ड्राइंग बनाते थे। अब कुछ चेंजेस आ गए हैं पिछले 3-4 साल पहले
क्योंकि मेरे को याद है कि हमने एक रेनोवेशन प्रोजेक्ट कराया था, तो उसमें हमने एक कॉलम इंट्रोड्यूस कराया था हॉल में, उसको डिवाइड करना चाहता था क्लाइंट। तो उस केस में कॉलम हम छोटा लगवा रहे थे, तो ये प्रॉब्लम आई थी कि 25 mm से छोटी तो बार ही नहीं थी उस 450 बाय 300 के कॉलम में, ठीक है। और ये इसके स्टिरअप्स हैं, ये वाले जो दिख रहे हैं ना, ये जो मुड़े हुए हैं, इनको स्टिरअप्स बोलते हैं। और ये बेसिकली आपकी शेयर बार्स होती हैं, जो भी वो भैया एक्सप्लेन कर रहे थे आपको हिंदी में भी, वो शेयर बार्स बोलते हैं। बेसिकली होता क्या है कि ये आपका रेक्टेंगुलर वाले केस में यूज होता है। You have a bigger rectangle on outer periphery with 40 mm cover, and this is your internal, and it is being extended because इसमें 1 2 3 4 जो तो हैं तुम्हारी वो लग रही है, बार्स लग रही हैं एक गो में। अगर तुम्हारी 4 ही टोटल बार होती तो ये वाला जो हमारा वो है वो हमें इंट्रोड्यूस नहीं करना पड़ता। अगर सिर्फ 4 ही बार से कॉलम बना रहे हो ना, जैसे ये ऊपर वाले स्केच में बना रहे थे हम भी, ये वाले में अगर 4 ही लगाओगे तो उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन अगर तुम्हारा रेक्टेंगुलर कॉलम है ना 300 बाय 450 या फिर 450 बाय 600, उस केस में इस वाली की रिक्वायरमेंट आ जाती है, ये वाली, क्योंकि मेन बार्स तो इसी लेवल पे लगी हुई है एंड बाकी सारी डिस्ट्रीब्यूशन बार्स जो है वो शॉर्टर फेस पे लगी हुई है, लॉन्गर फेस पे नहीं लगी हुई है। अगेन फिर हम इस पे आते हैं, ये हमारी डिस्ट्रीब्यूशन बार है, ये मेन बार्स हैं जो 25 mm वाली हैं, जो मेन बार्स हैं, और जो ये नीचे वाली है वो डिस्ट्रीब्यूशन बार है। ये स्केच से क्लियर हो जाएगा तुम्हें, ये वाली तुम्हारी मेन बार है और ये डिस्ट्रीब्यूशन बार है, ये वाली जो पतली पतली है। ये तुम्हारा 150 mm की स्लैब है। स्लैब के अंदर ये तुम्हारा क्लियर स्पैन है। क्लियर स्पैन हमेशा सेंटर टू सेंटर होता है, फ्रॉम वन सेंटर टू अनदर सेंटर। एंड डी जो है वो डेप्थ है। बेसिकली डी जो है वो ये वाली चीज है जो यहाँ पे तुम देख पा रहे हो। ये बीम की जो वो होती है ना रीइंफोर्समेंट, वो इस तरीके से कॉर्नर्स पे बेंड हो जाती है। ये इशिता मैम तुम्हें बताएंगी कि ये बेंड क्यों होती है, इसके पीछे क्या रीजंस है, ठीक है, व्हेन यू विल गोइंग टू स्टडी अबाउट दिस। दूसरा तुम्हारा ये है डायमेंशन, जब तुम इसकी देखो, कवर जो होता है वो 40 mm का होता है। ये वाला जो कवर होता है यहाँ से यहाँ तक 40 mm का होता है। तो क्या करते हैं वो, जब फॉर्मवर्क लगाते हैं और जब ये लगाते हैं कॉलम लगाते हैं, तो इन दोनों के बीच में ना प्लेसर्स भी लगाते थे कई कई जगह पे। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? यस मैम, आ रहा है। मैं बताती हूँ। प्लेसर्स ना, जब तुमने देखा होगा स्लैब कास्ट होती है तो बीच में व्हाइट कलर की ना गिट्टी जैसी वो रखी हुई होती है, उनको प्लेसर्स बोलते हैं, स्पेसर्स बोलते हैं बेसिकली, सॉरी स्पेसर्स बोलते हैं। स्पेसर्स इसलिए लगाए जाते हैं ताकि वो जो 40 mm का जो कवर है ना स्लैब का, वो हम मेंटेन कर सके हॉरिजॉन्टल केस में। वर्टिकल के केस में ये लोग क्या करते हैं कि आपका फॉर्मवर्क और आपका जो सरिया होता है उससे हटा के, मतलब जहां मेरा सरिया आ रहा है फॉर्मवर्क उससे 40 mm हटा के लगाते हैं। तो कॉलम के केस में तो ऑटोमेटिकली 40 mm का कवर जो है वो मेंटेन हो जाता है। लेकिन स्लैब के और बीम के केस में वो क्या करते हैं, क्योंकि वो हॉरिजॉन्टल मेंबर है तो नीचे स्पेसर्स लगा देते हैं। स्पेसर्स लगाने से क्या होता है, वो जो 40 mm का कवर है वो मेंटेन रहता है। मतलब तुम्हारे 40 mm जो तुमने कवर नीचे लगाना है ना, ये वाला जो तुम्हारा 40 mm का कवर है ना, अगर यहाँ मैंने स्पेस दे दी तो ये पूरा एंटायर एक ही जगह पे फिल हो जाएगा। नहीं तो क्या होता है, प्रॉब्लम क्या आती है, जहां पे मैंने फॉर्मवर्क लगाया वो जो है वो स्टील बार वहां से नेकेड दिखेगी तुम्हें, नेकेड दिखेगी वो स्टील बार तुम्हें। समझ में आ रहा है मैं बताने की कोशिश क्या कर रही हूँ? देखो मेरी स्क्रीन दिख रही है सबको? मेरी स्क्रीन दिख रही है? यस मैम। देखो इसमें जो ये वाला जो तुम्हारा कॉलम है ना, यहाँ से ये 40 mm के बाद ये तुम्हारा फॉर्म वर्क है।
ये फॉर्म वर्क वाली लाइन है, ये वाली। तो ये तुम्हारा स्टील बार है, ये तुम्हारा सरिया जा रहा है, ये तुम्हारा वर्क की बोल जा रही है, लकड़ी जा रही है, फट्टियां लगी हुई है यहाँ पे। जब तुम ऊपर से इसमें मसाला पोर करोगे तो यहाँ पे और यहाँ पे पूरा मसाला पूरा ही आ जाएगा, पूरा भर जाएगा। दिखाई दे रहा है? Yes, ma'am. ठीक है, तो जब यहाँ पे ये पूरा मसाला भर जाएगा तो ये 40 mm का जो हमारा गैप है वर्टिकल में और कॉलम के केस में तो ये फिल हो जाएगा। लेकिन बीम के केस में या फिर जो आपका वो है स्लैब के केस में क्या करते हैं ये, ये दिख रहा है सबको? ये दिख रहा है? ये वाला स्केच देखो, ये वाला। Yes, ma'am. इस वाले में जो तुम्हारा ये नीचे वाला है वो तुम्हारा फॉर्म वर्क है, और ये जो ये दिख रही है गिट्टियां जैसी दिख रही है, ये स्पेसर्स होते हैं। इसके स्पेसर के ऊपर ये रीइंफोर्समेंट की वो लगाई जाती है बार, ताकि ये जो 40 mm का कवर है नीचे की साइड से वो हम कॉम्पनसेट कर सके। समझ में आया? अगर तुम गैप नहीं दोगे तो रीइंफोर्समेंट जो है वो नीचे आ जाएगी, और जब तुम ऐसे छत को देखोगे तो रीइंफोर्समेंट दिखाई देगी। नीचे से सरिया दिख रहा होगा तुम्हें। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ? यस मैम। नीचे से जो बेयर सरिया दिखेगा वो बेयर सरिया जो है वो फिर कोरोजन से प्रोन हो जाएगा, और उसमें क्या होगा कि वो उसकी सॉरी आज में इतना ही था स्लाइड्स में। नाउ वी आर कमिंग टू फेरो सीमेंट। फेरो सीमेंट एज द नेम सजेस्ट कि फेरो सीमेंट का मतलब हो गया जिसमें फेरस ऑब्जेक्ट्स जो है वो अवेलेबल हैं, दैट इज फेरो सीमेंट। ठीक है गाइस? ओके, तुम अगर ये देख पा रहे हो तो ये मैच होता है एक तरीके का। इस मैच के ऊपर वो लोग सीमेंट को वो लगाते हैं, और फिर उसके बाद तुम्हारे ये लकड़ी का जो इनके पास वो होता है फर्म करने के लिए, ये लकड़ी का एक छोटा सा ब्लॉक होता है, इससे फर्म करते रहते हैं इसको एक जैसा। जो सीमेंट पे बहुत ज्यादा नहीं है, जिस सीमेंट में फेरस बहुत ज्यादा होता है वही फेरो सीमेंट होता है, एंड these are the meshes in which ferrous cement is being used. ये क्या चीज है, कहाँ यूज होता है? ये होता है जाली। ये जाली होती है, तुमने पीओपी की जाली देखी है? जो पीओपी में जालियां यूज होती हैं वैसी वाली। Yes, ma'am. पीओपी में जो जाली इस्तेमाल करते हैं ना वो यही वाली होती है, उसमें पीओपी चिपका देते हैं सीमेंट की जगह। ये जो है वो सीमेंट कंक्रीट लगा रहा है, और सीमेंट वो लगा रहा है, मोटर लगा रहा है इसके अंदर। ये काफी प्रॉपर्टीज बेसिकली फेरो सीमेंट की होती हैं। ये बहुत ही ज्यादा वर्सेटाइल फॉर्म बनाने के लिए रीइंफोर्स्ड कंक्रीट में लगाए जाते हैं, रीइंफोर्स्ड कंक्रीट सीमेंट के हिसाब से। सपोज करो कि मेरे को कुछ कर्वीलिनियर टाइप की बिल्डिंग बनानी है, उस केस में तो मेरा पूरा सरिया तो मैं बेंड नहीं कर सकती ना, सरिया बेंड करना तो बहुत मुश्किल काम है। तो वहां पे हम फेरो सीमेंट के साथ में ऐसी वाली जो मोटी मैश होती है, ये वाली नहीं, एक और भी मोटी मैशेस भी बनती हैं, इनके साइजेस होते हैं डिफरेंट मार्केट में, और स्ट्रेंथ होती है। उस हिसाब से मैं इस अगर स्ट्रक्चर में लगाना चाहूँ या किसी भी स्ट्रक्चर में लगाना चाहूँ तो मैं फेरो सीमेंट यूज कर सकती हूँ। और बेसिकली इसमें क्या होता है कि डायमीटर जहाँ पे ज्यादा हो, सर्कुलर चीज बन रही है, वहां पे तो ये इजीली बनाया जा सकता है, क्योंकि ये मोल्ड मतलब ये आपकी सरफेस के साइज के हिसाब से मर्ज हो जाता है, मोल्ड हो जाता है बेसिकली फेरो सीमेंट। ठीक है, और जो मैच होता है वो किसी भी सुटेबल मेटल और मटेरियल से, पर जो मैंने देखा है उसके अंदर वो मैश जो यूज करते हैं वो इसका ही यूज करते हैं, या तो एल्यूमिनियम का
या फिर आयरन का मोटा मैश होता है वो यूज करते हैं इसमें। इंस्टेड ऑफ कंक्रीट पोर्टलैंड सीमेंट मोर्टर, इंस्टेड ऑफ कंक्रीट पोर्टलैंड सीमेंट मोर्टर इज यूज्ड। कंक्रीट इसमें यूज नहीं होता, इसमें रोड ही नहीं डालते, सिर्फ क्या डालते हैं इसके अंदर, सीमेंट डालते हैं और बदरपुर डालते हैं, पानी डालते हैं और तुम्हारा वो डालते हैं, हाँ ठीक है 3 ही चीजें डालते हैं बस, हाँ ठीक है, सीमेंट, बदरपुर और पानी, 3 चीजें डालते हैं इसमें। इसमें वो नहीं डालता, एग्रीगेट नहीं डलता इसमें। इसकी स्ट्रेंथ 2 फैक्टर पे डिपेंड करती है कि सैंड सीमेंट का मॉर्टर का मिक्स कितना है, 1:1:2 है या 1:2 है, 1:3 है, 1:4 है, 1:6 है, 1:5 है, एंड द क्वांटिटी ऑफ रीइंफोर्सिंग मटेरियल यूज्ड। और जो क्या क्वांटिटी इसमें रीइंफोर्समेंट के लिए, जो जाली है ना उसकी भी थिकनेस होती है, जो है जाली ऊपर लगाई हुई है ना इसकी डिफरेंट थिकनेस होती है, कोई 1 mm की होती है, कोई 2 mm की होती है, कोई 5 mm की होती है, बहुत थिन होती है ये। mm में भी साइजेस कईयों के तो बहुत ही माइक्रोन साइजेस होते हैं। ये देखो ये इस तरीके से दीवार में लगाई जाती है और इसके ऊपर लेयरिंग की जाती है। ये समझ में आ रहा है स्केच सबको? एक बार जरा अच्छे से चेक कर लो इसे। मैम इन मेश का एक्चुअली, मैम ये जो मेश है इन मेश का एक्चुअली में यूज क्या होता है? यार ये रीइंफोर्समेंट की जगह पे मेश यूज कर लिया ना, तो मैम समझ गए? तो उससे स्ट्रेंथ के ऊपर कुछ इफेक्ट पड़ेगा? नहीं देखो, अगर तुम हाई राइज आर्किटेक्चर में जा रही हो तो प्रॉब्लम आती है ना स्ट्रक्चर की, लेकिन अगर तुम्हें लो कॉस्ट हाउसिंग बनानी है या फिर छोटा कुछ 1 स्टोरी हाई ही कुछ बनाना है तो उसमें यूज कर लो। सब जगह पे रीइंफोर्समेंट की बाड़ लगाने का क्या पर्पज है अगर वो मल्टी स्टोरी नहीं जाएगा तो? ओके मैम। और कॉस्ट भी तो बढ़ जाती है ना फिर। यस सरिया महंगा भी तो है, सस्ता तो है नहीं। तो बेसिकली फेरो सीमेंट के अंदर एक तो तुम्हारा सीमेंट, फाइन एग्रीगेट, वाटर, एड मिक्सचर, मोर्टर का पूरा मिक्स, रीइंफोर्समेंट के लिए जो मैश यूज करते हैं, या फिर जो स्केलेटल्स के लिए, बेसिकली जो उसका स्केलेटल बनाने के लिए स्टील यूज करते हैं और उसकी कोटिंग होती है बेसिकली, ये इसकी कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं फेरो सीमेंट के। देखो ये इस तरीके का होता है। ये जो तुम्हें वायर मैंने अभी दिखाई थी ना, जो रोल वाली वायर दिखाई थी मैंने तुम्हें, ये वो वाली वायर है, गोल वाली, जो ये वाली मैंने तुम्हें वायर दिखाई थी अभी ऊपर, ये फोटो को मैं दिखाती हूँ तुम्हें, ये वाली, ये दिख रही है, ये वाली वायर दिख रही है ना सबको, ये वाली, ये यहाँ यूज हुई है। yes, ये देखो यही है वो, बस इसका इसमें फर्क और उसमें ये इतना फर्क है कि उसका डायमीटर डिफरेंट है और जो मेश के जो आपकी बीच की लिप स्पेसिंग है उसमें डिफरेंस है। ठीक है, am I clear till now? तो बेसिकली एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फेरो सीमेंट। बेसिकली एडवांटेजेस क्या है कि बेसिक रॉ मटेरियल आर रीडली अवेलेबल इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज, बट इसकी डिसएडवांटेज ये है कि स्ट्रक्चर मेड ऑफ इट कैन बी पंक्चर्ड बाय कोलिजन विद पॉइंटेड ऑब्जेक्ट्स। मतलब अगर तुमने इस पे ज्यादा जोर लगा दिया या कोई तीखी चीज के अंदर से उसके होल करने की कोशिश करे तो ये टूट जाएगा, बहुत ज्यादा इसमें जान नहीं होती। दूसरा, फैब्रिकेटेड इनटू अ डिजायर्ड शेप, हाँ बिल्कुल फैब्रिकेशन आसान है इसमें करना, इसको डिजायर्ड शेप में। दूसरा एडवांटेज, डिसएडवांटेज ये है कि कोरोजन ऑफ रीइंफोर्सिंग मटेरियल्स ड्यू टू द इनकम्प्लीट कवरेज ऑफ द मेटल बाय मोर्टर। कई बार कवरेज पूरी नहीं हो पाती, कई जगह से छूट जाती है, तो उसकी वजह से कोरोजन होने की वजह से भी ये खराब हो सकती है। इसमें लेबर जो है वो उसकी स्किल की कम जरूरत पड़ती है, लेकिन इट इज डिफिकल्ट टू फास्टन टू फेरो सीमेंट विद बोल्ट, स्क्रू, वेल्डिंग एंड नेल। अगर तुम चाहते हो कि उसके अंदर मैं नेल या फिर कोई स्क्रू डालूं या वेल्डिंग करूं तो वो प्रैक्टिकली उस फेरो सीमेंट की दीवार में पॉसिबल नहीं है, वो नहीं कर सकते हम। फॉर द ईज ऑफ कंस्ट्रक्शन, लो हाइट एंड लॉन्ग एंड लाइफ टाइम। अगर देखो सपोज करो कि हमने कहीं जो आपके बाट और भविष्य क्षेत्र है वहां बनाना है, या जैसे अभी कोविड चल रहा है तो मे बी हम वहां बना सकते हैं और उसकी आउटर फिटिंग कर देंगे, मतलब जो है वायरिंग वगैरह आउटर कर देंगे, तो वो कुछ टाइम के लिए तो एज अ कोविड सेंटर यूज हो जाएगा फॉर स्मॉल, एंड उसके बाद फिर उसको नॉर्मल लोगों को जो झुग्गी में रह रहे हैं उनको भी दे सकते हो, दोनों चीजें कर सकते हो। तो काफी इकोनॉमिकल भी है, लो कॉस्ट मटेरियल है। लेकिन अभी जैसे मेरी एक स्टूडेंट है, वो शिपमेंट कंटेनर्स पे कोविड सेंटर की स्टडी कर रही है, तो उसने उसमें ये बताया कि जो बेकार शिपमेंट कंटेनर्स पड़े रहते हैं जिन पे जंग लगता है, उनसे रिलेटेड हम कैसे जो है वो इसके मतलब पैंडेमिक या किसी भी पैंडेमिक से रिलेटेड उसको कैसे यूज कर सकते हैं, या फिर हम उसको लो कॉस्ट हाउसिंग में कैसे यूज कर सकते हैं, या उनको हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं कि जो हमारे छोटे बेचारे जो घर नहीं खरीद सकते
तो लो पॉवर्टी जोन वाले लोग हैं, वो उस शिपमेंट कंटेनर के अंदर एक कमरा, एक टॉयलेट उस तरीके से अपना जो है वो जैसे रैन बसेरा बने हुए तुम्हारे, वैसे ही ये कुछ बना ले. So there are n number of options with this. Basically, cost of semi-skilled and unskilled labor is high. देखो जो अनाड़ी होते हैं ना वो बड़े महंगे मिलते हैं, लेकिन जो तुम्हारे सीखे हुए एक्सपीरियंस लोग होते हैं ना, कुछ तो जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो मतलब काम के हिसाब से दे यूज्ड टू टेक मनी फ्रॉम यू. काफी सारे लेबरर्स की जरूरत पड़ती है, ये फेरो सीमेंट का डिसएडवांटेज है, लेकिन उसकी कॉस्टिंग उस केस में हाई पड़ जाती है, क्योंकि वो एक तो अनस्किल्ड है, उन्हें पता नहीं, उन्हें काम भी आपने समझाना है और ज्यादा क्वांटिटी में भी लग रहे हैं तो भी प्रॉब्लम हो जाती है. लेकिन सबसे बेसिक ये है कि ये अर्थक्वेक रेजिस्टेंट है. वैसे भी क्योंकि मल्टी स्टोरी नहीं जा रहे ना, तो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट तो अपने आप ही हो जाएगा. अर्थक्वेक रेजिस्टेंस अगर सिंगल स्टोरी हाउस है तो वो मैक्सिमम केसेस के अंदर अर्थक्वेक रेजिस्ट कर जाता है, अगर तुम्हारी मिट्टी या गारे की दीवारें नहीं बनी है तो. लेकिन अगर मल्टी स्टोरी की बात करो तो अगर 2 या 3 स्टोरी हाई बिल्डिंग है तो ऑब्वियसली वो अर्थक्वेक वाली जो सीस्मिक मूवमेंट्स है वो बिल्डिंग में आप एक्सपीरियंस करोगे ही करोगे. मेजरली कई बार कुछ प्रॉब्लम भी हो जाती है. Tying rods and mesh together is especially tedious and time consuming. जो ये rods और mesh इसमें हम बांधते हैं ना आपस में, उसमें बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है फेरो सीमेंट के साथ. ये एक डिसएडवांटेज है. बेसिकली प्रोसेस इसकी क्या है कंस्ट्रक्शन की, पहले तो फैब्रिकेटिंग करते हैं हम, जो इसका स्केलेटल बनता है बाहर का, फिर उसके बाद उसके अंदर हम रॉड्स और मेश जो है वो अटैच करते जाते हैं. फिर हम उसको वही प्लास्टरिंग करते हैं, जैसे हम पोतते हैं, आपको मसाला लगाते हैं और पूरी दीवार के ऊपर लगा देते हैं. फिर हम उसकी क्योरिंग करते हैं, जैसे कि हम अपनी दीवारों की क्योरिंग करते हैं, जो ब्रिक वॉल है या फिर जो तुम्हारी आरसीसी वॉल्स हैं. एप्लीकेशन ऑफ फेरो सीमेंट इन कंस्ट्रक्शन, बेसिकली जो हाउसिंग है मैंने जो बताया अभी, लो कॉस्ट हाउसिंग में यूज कर सकते हो, मेराइन में यूज कर सकते हो. काफी सारे ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो हमें लॉन्ग लाइफ के लिए चाहिए होते हैं, बट यस उसमें स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्स नहीं होते. एग्रीकल्चरल के लिए यूज कर सकते हैं. ऑफ कोर्स सिंगल स्टोरी हाई है, मान लो फॉडर रखने हैं तुम्हें, कहीं पे ग्रेन्स रखने हैं, कहीं फॉडर रखना है, तो उसके लिए तुम एक छोटा सा, जैसे वो थैच बनाते थे, अभी भी गांव में थैच बनी होती है, उसकी जगह पे फेरो सीमेंट कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं वो लोग, और वो पानी वगैरह से, धूल मिट्टी से भी बचा रहेगा. उसके बाद रूलर में एरियाज में यूज कर सकते हैं. अगर हम मिट्टी की दीवारें बना रहे हैं उससे अच्छा तो फेरो सीमेंट की दीवारें बना ले, वो इकोनॉमिकल भी है और वो मिस्त्री खुद भी बना लेगा, वो भी प्रॉब्लम नहीं है. मतलब जो खुद ही लेबरर्स होते हैं, आधे से ज्यादा तो कंस्ट्रक्शन वर्क करने वाले मिस्त्री ही होते हैं जो गाँव में रहते हैं. एंड एंटी कोरोसिव मेंबर ट्रीटमेंट अगर इसमें हम कर सकते हैं, जैसे कुछ उसकी प्रॉपर्टीज के साथ जो हम मेश बना के दे रहे हैं उसकी प्रॉपर्टीज में अगर हम ऐड ऑन कर दें तो काफी कॉस्ट इफेक्टिव पड़ जाता है. कॉस्ट इफेक्टिवनेस ऑफ फेरो सीमेंट स्ट्रक्चर का बेसिकली है कि ये इकोनॉमिक है बहुत ज्यादा, एंड टाइप ऑफ एप्लीकेशन इसकी बहुत अच्छी हैं, डिफरेंट टाइप्स हैं. लेबर की कॉस्ट रिलेटिवली जो है वो थोड़ी हाई जाती है, बट यस मतलब उसमें जो है वो बहुत ज्यादा स्किल्स की जरूरत नहीं है. कैपिटल एंड लोकल ड्यूरेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन प्रोसीजर, अगर सपोज करो यही दीवार अगर मैंने राजस्थान में बनानी है तो उस केस में ना, तुमने देखा होगा राजस्थान में जितनी भी दीवारें बनती है ना, उनमें वो गारे की, मतलब मिट्टी की दीवारें बनाते हैं, उसको हम पंजाबी में गारे की, हिंदी में गारे की दीवारें बोलते हैं. उसके अंदर वो मैश लगा दें और चारों तरफ से वो मिट्टी से उसको पूरा कवर कर दें, मतलब अंदर सीमेंट लगा के बाहर की तरफ को मिट्टी लगा दें, उस पर दे डू देयर ओन ट्रेडिशनल paintings, their own traditional what you call applications, so they can do that. Local tradition preserve करने में भी फेरो सीमेंट काफी काम आता है, क्योंकि वहां पे क्या है कि आपके पास कोई ऑप्शन तो है नहीं, अब रीइंफोर्समेंट और स्टील और ये सब चीजें कैसे लेकर के जाओगे ना. ये तो इजीली है, ये तो तुम्हें कार या किसी छोटे से ट्रक में भी लोड करके ले जाओगे. लेकिन रहा सवाल रीइंफोर्समेंट बार्स का, तो उसके लिए प्रॉपर तुम्हें उसको लोडिंग उसको अनलोडिंग करने के लिए लोग चाहिए, क्योंकि वो भारी होता है काफी. इसके लिए कोई हैवी प्लांट या मशीनरी की जरूरत नहीं है फेरो सीमेंट के लिए, ये बहुत इजीली छोटी जगह पे भी बन सकता है. लो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल, अगर कंस्ट्रक्शन मटेरियल की कॉस्ट ही लो होगी तो बट ऑब्वियसली बात है कि हमें सबसे बेसिक जो इम्प्लीकेशन है वो ये होगी कि हमें लो कॉस्ट होने की वजह से हम लोग इसको बहुत वर्सेटाइल अप्लाई कर सकते हैं, और हम एक प्रपोजल लिख के दे सकते हैं कि अगर हम फेरो सीमेंट के स्ट्रक्चर बनाए तो वो लो कॉस्ट बनेंगे, उसकी ये उसकी टाइपोलॉजी और ये उसकी मीनिंग है. गाइस अभी तक क्लियर है? मैं सोच रही हूँ कि मैं नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में करवा दूं. टिल देन आपको एक असाइनमेंट में फ्लोट करना चाह रही हूँ. फाइबर रीइंफोर्समेंट सीमेंट आज करना है या नेक्स्ट क्लास में करना है? इट्स आई एम आस्किंग यू पीपल. आई कैन डू इट टुडे आल्सो. ओके ठीक है, क्योंकि आज हमने 2 तो कर ही लिए. हाँ जी हाँ जी. तो एक बार अपने कैमरास ऑन करो, एंड आई एम लाइक गिविंग यू स्मॉल
shall I mail you or because or shall I write it down on the wall? क्या एक डॉक फाइल में बना के भेज दूं मैं आप सबको असाइनमेंट? मैम असाइनमेंट तो क्लासरूम पर अपलोड कर सकते हैं। नहीं एक्चुअल में ना मेरे ख्याल शायद मेरे को एक्सेस है अपलोड करने का, क्योंकि शायद सर ने तो अपलोड किया नहीं है। मैं डाल सकती हूँ, ये मुझे नहीं पता। कोई नहीं मैम, आप मेल कर दो मैम सबको, मतलब अगर हो सकता है तो। मेरे को दो। आप एक काम करो, आप लोग 10 मिनट्स में मेल कर देती हूँ आपको। नहीं बट भावेश एक बात बताओ, जो दूसरा फैकल्टी होता है वो डाल सकता है चीजें उसके ऊपर? अच्छा ठीक है, ओके ठीक है, मैं उतना कर देती हूँ।